पहले सेशन फोरम ने लिया थिंकिंग क्लासरूम पे। मैम ने जो बात करी वो एक जो एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होते हैं उस हिसाब का थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि लाइफ में जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं वही सबसे डिफिकल्ट होती हैं। जो हमें लगता है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, गोल रोटी बनाना, आटा मारना और रोज रोटी, हर एक रोटी फूलना। मेरी 38 ईयर से शादी हो गई है तो ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी मास्टर शेफ को रोटी बनाते देखते हैं तब हमें समझ में आता है। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो हर एक पान के गले पर शाम को जो डिस्कशन होता है उसमें हमको लगता है कि ऐसे ही मार देते हैं बॉल को। बॉल आवे એટલે આમ મારીને જતું રહે તો આમ મને આમ સ્ક્વેર ડ્રાઈવ મારવી જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, તે કરવું જોઈએ। પણ એ સચિન તેંડુલકરની તારીફ છે કે એ એટલી ડિફિકલ્ટ વસ્તુને ઈઝી કરીને, કારણ કે એ વસ્તુ એટલા સમયથી કરે છે કે એને कि वो आपको इस तरह से बताते हैं कि वो इतना आसान है। कुछ बातें हैं और जानबूझ के बहुत सोच विचार के हमने आज के सेशन रखे थे, बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसीलिए पहली मीटिंग में और जहाँ की हम प्री प्राइमरी से 12th तक के टीचर से बात कर रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, इंग्लिश और गुजराती मीडियम से बात कर रहे हैं। उस समय टॉपिक सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि हर एक पार्टिसिपेंट को कुछ न कुछ जरूर मिले। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से हमारी बात हुई है और आगे के सेशंस हमने शॉर्ट ग्रुप सेशंस प्लान किए हैं जो स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास पहले जाते हैं और फिर अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ऐसा कुछ काम होगा। तो आप ये विश्वास रखिए कि हम जो भी आगे करेंगे वो आपके पेन पॉइंट्स को ध्यान में रखने के करेंगे। और हमें यहाँ पे बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमें बुलाया ही इसीलिए क्या है क्योंकि हम नॉर्मल ट्रेनर्स नहीं हैं। पहले हमने पता किया कि इस स्कूल की एक्चुअली ज्योग्राफी क्या है, डेमोग्राफी क्या है और यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, तब जाके हमने सेशंस प्लान किए हैं और आगे भी हम वैसा करेंगे। और अगर सपोज मैंने असेसमेंट के ऊपर एक इवैल्यूएशन के ऊपर एक उसका असर अगर बच्चे तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है हमें वापस ड्राइंग बोर्ड पे आना पड़ेगा और वो सेशन फिर से प्लान करना पड़ेगा। मैंने आपको क्लास मैनेजमेंट सिखाया और वो ट्रेनर्स भी नहीं है जो बॉम्बे से आए हैं, आज आए हैं और आज के बाद कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। हम कंटिन्यूअसली एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो है ही और इंशाअल्लाह ज्यादा समय तक मिलेगा, ऐसा हमें सुनने में आया है। आप लोगों का जो वर्ड इंशाअल्लाह है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये शब्द बोलते ही हम जमीन पे आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम कलीग्स भी थे। तो जब हम स्कूल से छुट्टी होती थी और घर जाते थे तो बोलते थे बाय कल मिलेंगे, तो वो क्या बोलते थे? ये हम सोच रहे हैं कि हम कल मिलेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो चलो खाना खाने चलते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि सीढ़ी उतरते मैं नीचे आ पाऊंगी या नहीं वो मैं सोच रही। तो मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है हर ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे मैं ये शब्द जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि ये कोई मजहब में तक सीमित नहीं है। ये हमें बताता है कि एज इंसान जो हमारा गुरूर है उसको तुरंत खत्म हो जाता है। मैं अपनी बेटी के लिए 4 मकान बनाऊंगी, मेरे पास थोड़ा पैसा है, इतना करोड़ रुपया है, इंशाअल्लाह। पूरा बैंक में चोरी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो इंशाअल्लाह हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि
हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आपका, मेरा, मुल्ला सर, सबका वही एक सपना है, नहीं तो हमें यहाँ तक आने की या हमें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पहला सेशन हमारा थिंकिंग क्लासरूम के ऊपर हुआ कि हम क्लासेस को थिंकिंग क्लासरूम कैसे बना सकते हैं, जो एक बार ये भी निकल के आई थी कि ये सब तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। तो जैसे अगर मैं हमारे रिलीजन की बात करूं तो सत्संग होते हैं, तो सत्संग में क्या बताया जाता है? आपके भी जो मजहबी जो होते हैं उसमें भी यही सब बताया जाता है, सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो ये तो सबको पता है ना। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सत्संग में बताई जाती है जो हमें ना पता हो? माँ बाप की सेवा करो, ये करो, वो करो, सब अच्छी बात है, हमें सब पता होता है। लेकिन फिर भी हम सत्संग में जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिवीजन बहुत जरूरी है। और किसी अच्छे वक्ता को सुनते हैं तो कम से कम 2 महीने तो उसका असर रहता है कि हाँ, अगर हम झूठ बोलते अरे नहीं वो समझाया था तो नहीं बोलते हैं। तो हमारा जो यहाँ आने का जो कारण है वो भी कुछ ऐसा ही है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, पर इस समय जब आप इस हॉल में बैठे हैं तो इस समय हम सिर्फ पढ़ाई और बच्चे की बात सोच रहे हैं, जो रोजमर्रा के हमारे स्कूल की जिंदगी में नहीं हो पाता है। अभी आपने थिंकिंग के 4 रूटीन सीखे, वो कहीं ना कहीं हार्ड ड्राइव में सेव हो गए। तो हम जितने भी बार मिलेंगे एक रिवीजन करने आएंगे, नई बातें आपसे सीखने और समझाने आएंगे, जिससे फायदा हमारे बच्चे का। ना मैं सेंटर में हूं ना आप। तो एक कॉमन टॉपिक हमने लिया था थिंकिंग क्लासरूम का। मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेती हूँ क्योंकि आपकी टीम माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है, जो कि किसी भी प्रिंसिपल का सपना कि मैं ऐसे खड़ी हूँ और वहां तक मेरे टीचर्स हो, वहां तक मेरी टीम हो, ये किसी भी प्रिंसिपल का सपना है। मैं डीपीएस में प्रिंसिपल थी, बहुत बड़ी टीम होती है तो 100 लोग होते हैं और हम उसको बहुत, तो ये आपके जो बच्चों की स्ट्रेंथ है और आपकी स्ट्रेंथ है। आज के बाद हम इसको वीकनेस नहीं बोलेंगे, ये हमारी ताकत है। ये नहीं बोलेंगे 240 लोगों को सिखाना है, क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे, नो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें 240 लोग ऐसे सुनने वाले मिल रहे हैं जिनका हर एक का एक ही मकसद है, बच्चे की भलाई। तो दिस सेकेंड टॉपिक इज, सेकेंड सेशन इज ऑन टीम वर्क। जो कि टीम वर्क जो है वो, अगर टीम में टीम वर्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेशन का नाम है टुगेदर वी थ्राइव बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम, साथे મળીને આપણે વિકસીએ। બધાને ખબર છે, કોઈ પરિવાર હોય, કોઈ સ્કૂલ હોય, કોઈ દેશ હોય, તે ત્યારે જ પ્રગતિ કરી શકે જ્યારે બધા લોકો સાથે અને બધાનું સપનું એક હોય। તો આપણે એક છીએ। તો ટીમનું થોડુંક અમુક ટેકનિકલ વસ્તુ આપણે જોઈશું, જેથી કરીને કદાચ આપણે જે અરસપરસના સંબંધો છે તે ત્યાં થોડા સારા થઈ શકે। Why teamwork matters? टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? अगेन वही सवाल कि मैम इसका आंसर तो सबको पता है, तो मुझे कोई बताएगा कि टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? It leads to growth and success. It leads, first of all, what is team work? टीम वर्क क्या होता है? દરેક વિચારવાની શક્તિ અલગ અલગ વિચાર ભેગા થઈને ટીમ વર્ક કરે તો કંઈ વિતોડ પર આવી શકે। અને ટીમ વર્ક ખાલી જો એક શબ્દનું વ્યાખ્યા પૂછું તો શું હોય છે? વોટ ઇઝ ટીમ વર્ક? ટીમ વર્ક એટલે શું? કોઈ એક કામ બધા ભેગા મળીને સાથે કરીએ તેને ટીમ વર્ક કહેવાય। એકદમ સહેલી વ્યાખ્યા છે, પણ વાય ઇટ મેટર્સ, એ મહત્વપૂર્ણ કેમ છે? સફળતાના ચાન્સીસ વધારે। બધાના વિચારો અલગ અલગ હોય, બધા નવું શીખવા મળે, બધાના વિચાર અલગ છે। એક જ કાર્યમાં બધાના વિચારોને સહયોગ કરીને કાર્ય કરીએ તો સક્સેસ થાય।
अलग અને સહયોગ બે શબ્દ મેમ આન્સરમાંથી બે શબ્દો પકડું છું, અલગ અને સહયોગ. એટલે બધા હા સર, કામની વહેંચણી કરી શકાય. કામની વહેંચણી કરી શકાય. સમય બચે, સારો ટીમ વર્ક હોય તો સમય બચે. સ્કેલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્કિલ્સ નો ઉપયોગ થાય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્કિલ્સ નો ઉપયોગ થાય. ઉદ્દેશ્ય પૂરું કરી શકાય. ઉદ્દેશ્ય પૂરું કરી શકાય, કારણ કે બધાને ઉદ્દેશ્ય ખબર હોય. યસ મેમ. We easily achieve our goal. We easily achieve our goals because everybody knows the goal, everybody's talents are being utilized and we will achieve something. ઇન્ડિવિડ્યુઅલી કોઈ બાળક ડરતો હોય અને એનામાં સ્કિલ હોય બહાર નહીં લાવી શકે, પણ બધા સાથે મળીને કરે તો એના સાથે કામ કરી શકે વધુ સારી રીતે. તો ટીમ વર્ક એવું વસ્તુ છે કે અમુક લોકો અકેલા જ્યારે એકલા હોય ત્યારે ન બોલી શકે, પણ આપણે એમને ટીમમાં મૂકીએ તો એ લોકો એ કામ કરી શકે. તો લગભગ જે વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે એ મને ટુકડા ટુકડામાં તમે લોકોએ કીધી છે કે why team work is important. Schools are living ecosystems from nursery to senior secondary. School જે છે તે અમૂર્ત વસ્તુ નથી. It is not just a building of bricks and stone, bricks and cement. એ કેવું છે? એક live ecosystem છે. Because does the school mean the building or does the school means this group of beautiful people sitting here in the hall? What is school? We are school. School क्या है? SDMS जो पूरा स्कूल है, पूरा संकुल है, वो क्या है? वो बिल्डिंग नहीं है. इस समय जो आप लोग साथ में बैठे हैं, जो ये टीम है, that team is SDMS school. So that means the school is not a dead thing, एक living ecosystem. Teachers, leaders and staff are like different instruments in an orchestra. Harmony matters. यहाँ पे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए. यहाँ पे किस चीज का एग्जाम्पल लिया गया? ऑर्केस्ट्रा का. ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और कितने अलग. अगर मैं बांसुरी बजा रही हूँ और मैं सोचूं कि सर वो बजा रहे हैं कीबोर्ड, मैं इनसे अच्छी बांसुरी बजाऊं और मेरी बांसुरी ही आज को सुनाई देनी चाहिए. इज इट टीम वर्क? ऑर्केस्ट्रा में क्या करना है? ताल से ताल मिलाना है. अगर हम ताल से ताल मिलाएंगे तब जाके मधुर संगीत सुनाई देगा. मैं सोचूं कि मुझे तो ये पर्टिकुलर राग ज्यादा अच्छा बजाना आता है, आज तो 400 लोग मिले हैं, आज मैं ये राग बजा के दिखा देती हूँ. That will be a very bad decision. आपका तो अच्छा नहीं दिखेगा, पूरे ऑर्केस्ट्रा का खराब दिखेगा. और जैसे ही मैं वो वैसी अलग बांसुरी बजानी शुरू करूंगी, लोग मुझे देखने लगेंगे कि ये रश्मि क्या ही कर रही है, क्या सोचा है इसने. तो अगर मैं कुछ अलग अपना दिखाने जाऊंगी टीम में, उसका वो अप्रोच नहीं है. सो अ टीम इज लाइक ए ऑर्केस्ट्रा. Alone we teach, but together we transform lives. ये हमारे टीचर्स के लिए एक सूत्र है. क्या सूत्र है? एकला આપણે શીખવીએ છીએ, પરંતુ સાથે મળીને જીવન પ્રગતિ છે. હું સાયન્સ ભણાવું છું, મેથ્સ ભણાવું છું, જ્યોગ્રાફી ભણાવું છું. That is one thing. But when we work as a team, at that time, what happens? वो जो आउटपुट निकलता है, इससे बच्चों की जिंदगियां बदल जाती हैं. जितना मैंने प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल से मिली हूँ, तो मुझे जब हम उनके साथ सेशन ले रहे थे तब जो बताया था कि जो इस काम को आपने एक मिशन की तरह लिया है. हम जो पढ़ाते थे, हम बहुत आसान और बहुत अच्छी परिस्थिति में पढ़ाते थे. हमें सिटी के बेस्ट बच्चे मिलते थे, बेस्ट पेरेंट्स मिलते थे. कई बच्चे ऐसे होते थे जिनको जो हमें पढ़ा देते, वो फिजिक्स का सम फिजिक्स टीचर से पहले कर देते, क्योंकि वो ट्यूशन में गर्मी की छुट्टियों में पूरा सिलेबस खत्म करके आते. लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो एक मिशन है, क्योंकि
ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर आप उस बच्चे के लिए नहीं है तो उस बच्चे के लिए और आप समझ रहे हैं ये जिम्मेवारी और आप समझ रहे हैं ये खुशी, क्योंकि जैसे आपके मजहब में भी कहते होंगे, हमारे में भी कहते हैं कि दान देना, अगर भगवान अल्लाह ने हमें वो पावर दिया है तो वो हमारी खुशनसीबी है, न कि हम जिसको दान दे रहे हैं। आई हैव टू बी हैप्पी कि भगवान ने, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी को कुछ दे पा रही हूं, तो वो मेरे लिए और हम्बल हो जाना है, मारे और नीचे पहुंचे जाओ कि पहले मुझे आवे ना एक बुक आपका હોય 10 લોકો એક બાળક એવા ફોટો આવે પેલા બાળક તો જોતું બી નહીં, બધા કેમેરામાં જોતા કે બધાનો ફોટો આવે, અરે ભાઈ તો 10 રૂપિયાની બુક નહીં અમે આપી દઈશું। એટલે એવું નથી કે તમે લોકો કેવી રીતે મોટા અને નાના છો કે તમે લોકોને અલ્લાહ ભગવાને એ મોકો આપ્યો છે કે તમે એવા લોકોની મદદ કરો જેના માટે કોઈ નથી। અને તમે જ્યારે મારી ઉંમરના થશો, અત્યારે કદાચ તમને લોકોને આ ફીલ નહીં લાગશે, અત્યારે જે મને સેટિસ્ફેક્શન છે કે હું આ પ્રોફેશનમાં હતી, એરપોર્ટ પર જઈને ને કોઈ આટલો લાંબો છોકરો સડનલી આવીને પગે પડે, मैम हाँ भाई तू कौन, अरे मैम मैं तो अभी कैलिफोर्निया में आईटी में हूँ। है तेरे को किसने आईटी में रखा, तू तो बता था बिल्कुल। या सडनली कोई टीचर्स डे ना દિવસે કોઈ એટલા જૂના સ્ટુડન્ટનો મેસેજ આવે, એ જે વસ્તુ છે ને, મારા હસબન્ડને મારાથી 4 ગણો પગાર હતો, એ ખુશી એમને કોઈ દિવસ નહીં। તમે કહેશો કે મેમ પગાર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, આ બધી ખુશી તમે લો તો પગાર આપો, ખુશી પગાર મોકલો, એગ્રીડ, बट बिलीव मी वो जो हमारे मुंह पे एक खुशी होती है। मेरा हस्बैंड क्या रिटायर हो गया, कोई वो सब खुश है कि ये रिटायर हो गया बट हमें जब हमारे बच्चे मिलते हैं दे फील सो हैप्पी। तो ये चीज हम ध्यान रखें कि हम जो सब मिल के काम कर रहे हैं वो कहां तक पहुंच रहा है, और आप समझ नहीं सकते हैं कि कहां तक। किसी की जिंदगी बदलने का मौका एक बार नहीं रोज किसको मिलता है, टीचर्स को। आई विल अवेयर ऑफ दिस, लेट द सोसाइटी से, लेट आपकी सोसाइटी होके जिन्हें कई नौकरी नहीं મળે તે ટીચર બની જાય। મારી દેરાણી કંઈક ઓફિસમાં મારાથી અડધો પગાર મળે, પણ મારી સાસુ એ વર્તથી કે તે ઓફિસમાં જાય છે। મેં ટીચર ખુદ એ પ્રાઉડલી નહીં કે, પછી ડીપીએસ માં હું પ્રિન્સિપલ થઈ ગઈ તારે મેગા પ્રિન્સિપલ છે અમારે એવો। જેન્ટ્સ માટે તો ઓર અઘરું, ટીચર છે સરકારી ટીચર છે નહીં। બટ જે પણ જ્યાં હોય છે તેના માટે તે તોરણ અને પગ ઉછોડ્યું બંને ગેટ પર હોય છે ને, ઊંધું જોયું છે કોઈ ફેર કે કોઈ તોરણ નીચે ઊંચું પગ ઉછોડી નીકાળી દીધો હોય? હા, ભૂલથી કઈ જાય થાય, તોરણ પડ્યું હોય ને એના પર કોઈ પગ મૂકીને છોકરાને પકડ્યું છે નામ સાઈડ થી જઈએ, તો એનો મતલબ જે વસ્તુ જ્યાં છે તેના માટે તે પોતે રિસ્પોન્સિબલ છે। અને આપણી ભૂલ શું થઈ છે, આપણે પ્રોફેશનલ છીએ કે આપણે ભૂલી ગયા છીએ। આપણે બી બીએડ એમએડ છીએ ને, પીએચડી ડિગ્રી છે આપણી પાસે, એજ્યુકેશન, છતાં આપણું બિહેવિયર, આપણું બોલવાની રીત, જે ફોરમેટ 4 રૂટીનગીરી થિંક પહેરે છે જે બી હતું એ લેંગ્વેજમાં આપણે વાત કરીએ પેરેન્ટ સાથે
તો ત્યારે પેરેન્ટ આપણને કેવી રીતે ગણે અને આપણે જે દેશી ભાષામાં બોલીએ ત્યારે પેરેન્ટ કેવી રીતે ગણે. That is the difference. તમે એ કે અમે છે ને અથવા કોઈ વિઝિટર આવે ને આપણે કહીએ કે બાળકોને વિચાર કરવા માટે અમે છે ને આ 4 પદ્ધતિઓ કરાવીએ છીએ. એક થિંક પેર શેડ છે, એક થિંક સી 100 છે, એક ટગ ઓફ વોર છે. એટલે પેલો જરા બાકી પેરેન્ટ ટીચર મીટિંગમાં તો આપણને શીખવાડવા આવતા હોય. તમારું લાઈફ હજી ઈઝી છે. અમે જે 5 સ્ટાર સ્કૂલમાં કામ કર્યું છે ને ત્યાં અમારી જે પેરેન્ટ ટીચર મીટિંગમાં બેઇજ્જતી થાય એ જોઈ લીધી એ અન્ય તરફ એમ જ કે આ 4 વસ્તુ તમારે કરવાની છે આ બાળક માટે એટલે આપણે તો ખાલી કરવાનું જ છે. So we have put ourselves in that position that people don't treat us as professionals. આપણને વ્યવસાયિક લોકો ગણતા જ નથી. ડોક્ટરને કેમ લોકો જ્ઞાન નથી આપતા, વકીલને કેમ જ્ઞાન નથી આપતા, કલેક્ટરને કેમ જ્ઞાન નથી આપતા કે મોદી આવવાના છે ને આપણે કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવાની છે ને મારે 2 પોઈન્ટ મૂકો. આવડે છે પણ ટીચરને બધા શીખવાડે. મારા હસબન્ડ આર્મીમાં રિટાયર્ડ છે, ઘરમાં કઈક વાત કરું તો એ બી 2 વસ્તુ શીખવાડે. લેવાનું કે દેવા કોઈ દિવસ અંદર ક્લાસ કેવો હોય તે નહીં ખબર, આખું માળખું નથી ખબર. रश्मि से तुमको थोड़ा ऐसा करना चाहिए. हाँ पक्का करेंगे. बट और आजकल आप देखिए ना MBA करके लड़के MBA कर रही है, लड़के लड़कियों ने एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो आके हमको सब भेज रहे हैं ना. ये किताबें हमने डिजाइन करी है, ऐप हमने डिजाइन किया, हमने 35 साल बाल सफेद कर लिए हैं, अब रंग लिए हैं वो बात अलग है. वो हमको आगे सिखा रहे हैं हमारी एजुकेशन की फील्ड के बारे में. तो वो दुख की बात है ना. हम उनको पैसे दे करिकुलम डिजाइन करने के लिए जिनको करिकुलम का कुछ मतलब एजुकेशन की फील्ड से कोई लेना देना नहीं. सो एज टीचर्स लेट अस वर्क एज अ टीम, एक दूसरे की मदद करें. और हम जो हमारी एक ये भी मुहिम रहेगी जब तक इंशाल्लाह हम लोग यहाँ रहेंगे कि ये जो आपकी बोलने का जो अप्रोच है उसमें ये सब शब्द आ जाए, जिससे कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेरा हस्बैंड जैसा भी हमको ज्ञान देके नहीं चाहिए भाई, हमको बहुत आसान. बट वी हैव टू स्पीक लाइक दैट. जैसे ये 4 टेक्निक है कि क्लास में थिंकिंग कैसे करना है, बोलिए आप किसी के सामने चुप हो जाएगा. थिंक पेयर शेयर समझेगा ही. टग ऑफ वॉर એટલે વિચારોની ખેંચતાણ, મૌલિક વિચારોની ખેંચતાણ કે બાળક કોપી કરે છે તે પનિશ કરવું જોઈએ કે હેલ્પ કરવું જોઈએ. ટગ ઓફ વોર. તો વી ઓલ્સો હેવ ટુ કીપ અવરસેલ્ફ અપડેટેડ. Every child's success depends not only on individual effort but on how well we adults collaborate. Very important sentence, friends. શું લખ્યું છે? બાળકની સફળતા માત્ર તેના પ્રયત્નો પર નથી પરંતુ અમે અથવા આપણે વડીલો મળીને કેટલું સારું સહકાર આપીએ છીએ તેના પર છે. પ્રિન્સિપલ ને વાઇસ પ્રિન્સિપલમાં નહીં બને, વાઇસ પ્રિન્સિપલ ને તેનામાં નહીં બને, તેનામાં ટીચરમાં નહીં બને. 2 ટીચર પેલા ક્લાસમાં બોલતા. તમારો એક્ઝામ્પલ નથી આપતી, સર્વવ્યાપી એક્ઝામ્પલ છે. લંડન બી જોઈ લીધું મેં, લંડન સુધી ફરી આવી છું. આ બધા સર્વવ્યાપી એક્ઝામ્પલ્સ છે. સવારના પોરમાં પ્રિન્સિપલ હતી એટલે સૌથી પહેલા ઝઘડો ચાલુ થાય, સબસ્ટિટ્યુશન. કોઈ જણો આખું ડાયરી લઈને આવે, મેમ જુઓ મેન્સર જે મને આપે છે એમના બાળકને મેં ઓછા માર્ક્સ આપેલા ને એટલે મારી પાછળ પડી ગયા. मेरे साथ कुछ आप देखिए मैम पूरा कॉपी. और वो जो लेडी साइन करवाने जाती थी मैं उनको पूछती थी तो बोले मैम पेला છે ને બધાનું જોએ પછી પોતાની સહી કરે. એટલે આપણે બાળકને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની વાત કરીએ છીએ એ પેલા જેમ એક કોઈના ઘરમાં મેં પગલું છોડ્યું,
જોયેલું એમાં લખેલું હતું લીવ યોર શૂઝ એન્ડ ઈગોઝ આઉટસાઇડ ધ ડોર. मेरे घर में घुसने से पहले ईगो और जूते अरुण जी अभी तक यहाँ है. तो हम किसी भी संस्था में घुसे सारा प्रॉब्लम ही ईगो का और कुछ भसड़ है ही. भसड़ इज द वर्ड ऑफ दिल्ली. माय ब्रदर इज इन दिल्ली. दिल्ली वालों की एक टिपिकल वोकैबुलरी होती है. तो ऐसा कुछ है तो बोलते हैं बड़ी भसड़ होती है. तो सारी भसड़ ईगो की है. મારી સાથે નથી બોલ્યા, તું એમની સાથે પહેલા બોલી નહીં. ये थोड़ा इस वाले एरिया के लिए. झूठ नहीं बोली. मेरा हमेशा बॉयफ्रेंड ही रहता. बहुत झगड़ा होता है मेरा. मेरा मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो जैसे कोई मेरे फ्रेंड्स कलीग्स हो गए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. सीधा अपन कितनी मेहनत करके पहन के तैयार हो जाएंगे और अपने वाले को बोल देंगे नहीं वैसे ठीक है, थोड़ा वैसा ऐसा लगता है. सो हमारा जो ईगो वाले इश्यूज है जो छोटी छोटी बात से तुमने टिफिन पहले खोल लिया मैं बाद में आई, तू तो ऐसा करती है, वो बात तूने उसको पहले बोल दी. उससे मुझे पता लगा कि तेरे घर में फंक्शन है. सोचो उससे बड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकता है. फौरन मेरी फर्स्ट फ्रेंड है उसके बेटे की बर्थडे पार्टी और बैटरी ने मुझे बोला कि धीमान की पार्टी है. दुनिया खत्म. देखिए मैं कोई ट्रेनिंग सेशन के लिए कभी प्रिपेयर करके नहीं है. जो है जो फेस किया है वो बोलने का. और जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो आगे लिख के आता है ना कि इसमें सब पात्र काल्पनिक हैं. लेकिन मेरे मूवी के कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है. इट बेयर्स रिजेम्बलेंस टू नोबडी लिविंग और डेड. जिंदा या मरे हुए लोगों के साथ किसी का इसका संबंध नहीं है. लेकिन मेरी हर बात का उनकी इज्जत पहचानने के लिए उनके नाम नहीं ले रही हूँ. बट आई कैन टेल एवरीथिंग. सो ये लास्ट वाली लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एज एडल्ट्स हम लोग जितने कोलैबोरेटिव जितना टीम वर्क में काम करेंगे उतना अच्छा असर बच्चे पे होगा. जब यही भाषा में पूरे दिन घुसे रहेंगे तो हम काहे पढ़ने लिखने की बात सोचेंगे. मैं तो ऐसे प्रिंसिपल बोलती थी कि मैंने जान के मेरा वॉशरूम स्टाफ रूम के अंदर रखा था. मैंने अपना पर्सनल नहीं बनवाया था कि मुझे मौका मिले स्टाफ रूम के अंदर से जाने का, देखूं वहां का माहौल क्या है. तो मैं बोलती थी कि कभी तो ऐसा हो कि मैं स्टाफ रूम में गई और 2 टीचर पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हूँ. कभी नहीं. तो कभी कोई सर मैडम इसमें आप लोग तो कोई सर मैडम बात कर रहे हो कि यार वो प्रेपोजिशन पढ़ाना है ना वो मुझे बहुत प्रॉब्लम है. तू सीनियर क्लास में इंग्लिश पढ़ाती है क्या तुम मुझे बताई. नहीं. आगे वो पर्स फेंका, किताबें फेंकी और क्या है अपन तो कारगिल का और लड़के इतने शैतान बच्चे हैं मैम. इतना टायर्ड हो जाते हैं और कितना भी मेहनत करो वो तो सीखते ही नहीं है. और सीखते ही नहीं है जब तो मेरे को बुलाया. सही बात. ये सब सुनकर मुझे सच में तकलीफ होती थी कि ये क्या बोल रहे हो. जैसे हम कई बार मम्मी बोलती थी ना कि जो तुम बोल रही हो तुम सुनो. जब हम लोग मम्मी को कोई बहुत अटपटी बात बोलते थे तो वो बोलती थी जो तुम बोल रही हो तुम खुद सुनो. कि मुझे घर में जाना है और मैं रात में 3 बजे आऊंगी. तुम अपने घर का कल्चर पता है. तुम्हें सवाल पूछ रही हो तुम खुद सुनो ये सवाल. तो ये बच्चों को नहीं आता और हम सांसें ले रहे हैं तो मतलब ही क्या बना भाई. बच्चों को नहीं आता इसीलिए आपको बुलाया गया. तो हम वडीलों का ही मेन इश्यू है. वडीलों एंड जवानों एवरीबडी हमारा ये इश्यू है
कि हम आपस की जो चीजें हैं जिसको हम टीम वर्क बोल रहे हैं, वैसा कुछ भी टीम वर्क नहीं है। मैं अपने क्लास में अच्छा कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ प्रिंसिपल को सीधे जाकर बताऊंगी। मैं भी बहुत एक्टिव टीचर थी, तो ये काम कभी सफल नहीं होता है। ऐसा कभी भी सफल नहीं होगा कि मैंने वो एक बार एक टीचर को नोटिस बोर्ड बनाने के लिए दिया था, नोटिस बोर्ड, और कुछ 6 महीने पुरानी टीचर थी, एक चार्ट पेपर कुछ फालतू सा बनाया, नीचे नाम लिख दिया कॉरिडोर। मैंने बोला नाम क्या लिखा? मैंने बनाया है। अरे भाई, जो डीपीएस जो पहला डीपीएस गुजरात में है वो मैंने बनाया था। मैंने मेरा तो हर यूनिट पे नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और सूरज की रोशनी कभी भी छिप नहीं सकती, कभी नहीं छिप सकती। आप मुझसे लिख के वो लीजिए। जब मैं प्री नर्सरी की टीचर थी पर मैं अच्छा बोलती थी, तो कोई भी जो हमारे ट्रस्टी भी आते थे तो मुझे वहां पे टीचर भेजी जाती थी, रश्मि के क्लास में किसी को भेजो, रश्मि को बाहर बुलाओ। मैं तो प्री नर्सरी की टीचर थी, बहुत दिग्गज मेरे ऊपर पड़े हुए थे, पर सिर्फ विश्वास अपनी काबिलियत पे होना चाहिए। और ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। पहचानने में समय लग सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कोई पहचाने ही ना। अगर नहीं पहचान रहा है तो आप अपना खुद रिफ्लेक्शन करिए। तो एज ए टीम हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब ये आलतू फालतू फड़म बड़ा सब बातें भूल जाए। इतनी छोटी सी जिंदगी है। कल ही एक मेरी तो बहुत यंग थी, सुबह के टीचर का मैसेज आया कि सुष्मिता नहीं रही। सुष्मिता नहीं रही, अर्ली 50s में बड़ौदा में एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। तबियत ठीक नहीं थी, हस्बैंड को बुलाया, रास्ते में 2 उल्टी हुई, हॉस्पिटल तक ले गए, कोलैप्स। नो रीजन, नो रीजन। मतलब कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ये जो मौका मिला है, जैसे मेरे फादर कहते थे ना, हम यहाँ आए नहीं हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड, भेजा गया है। और भेजा किसने है? परमात्मा से बड़ी ताकत। तो अगर हम कहीं भेजे गए तो किसी मकसद से भेजे गए, वो मकसद याद रखिए। ये सब छोड़िए, उसने पहले ये कर लिया ने, वो कर लिया ने, कुछ मतलब नहीं है उसका। हंसी मजाक में बोल दीजिए कभी, आए यार सुमिया तुमने उस दिन बोला ना मुझे नहीं अच्छा, खत्म हो गई बात। उसका थोड़ी ना हार्ड ड्राइव में जितनी बार कॉरिडोर में सुमैया निकली उतनी बार यही है वो। क्योंकि देखिए दिमाग इतना ही है, जगह इतनी है, अब उसमें क्या भरना वो हमें डिसीजन है। और आप बच्चों के रोल मॉडल हैं, रोज उनको सब पता लगता है। वो सर आए थे ना, तो वो उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, ऐसे ही दस्तखत दे दिया था। वो मैम ना स्टाफ रूम में मैं बुक लेने गई थी ना, कुछ जोर जोर से बोल रहे थे, तुरंत अखबार में आता है। सो एज ए टीम वी हैव टू वर्क टुगेदर। ये एक आपने जो बोली, जैसे मैंने बोला आपको कि बात वही होती है, पर हम उसको टेक्निकल वर्ड देते हैं। तो अब हम टेक्निकल वर्ड क्या दे रहे हैं? आपने बोला ना टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग टैलेंट के लोग होते हैं, हर आदमी बोलते हैं। तो कितने तरह के लोग होते हैं? अगर हम 4 तरह की हैट टीम वालों को पहनाए तो कौन से 4 तरह की हैट होगी? ऑर्गेनाइजर, आइडिया, डूअर और चेकर। बेसिकली 4 तरह के लोग एक टीम में होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजर, एक होता है आइडिया लाता है जो, एक होता है जो काम करता है, और एक होता है जो चेक करेगा।
और बेस्ट लीडर वो है जो आप एग्जैक्टली अपनी टीम में से पहचान पाए कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन आइडिया वाला है, कौन काम करने वाला है और कौन सुपरविजन कर सकता है। अब दूसरी बात, इंसान जो होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट होता है नहीं, और हम क्या चाहते हैं? नहीं, हम हर इंसान के लिए क्या चाहते हैं? तो मेरे हस्बैंड है, मैं उनके लिए क्या चाहूंगी? परफेक्ट मूवी किसके हिसाब से? अब मैं मेरी मम्मी के हिसाब से परफेक्ट बेटी थी, फिर मेरी शादी हुई तो फिर मैं तो मेरी सास के हिसाब से परफेक्ट बनने का, फिर मैं मुझे गांव में ले जाए तो मुझे वहां के रिश्तेदार के हिसाब से परफेक्ट बनेगा, फिर मैं आर्मी में आऊं तो मेरे को आर्मी के एनवायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बनेगा। तो इसका मतलब परफेक्ट का कोई एक डेफिनेशन नहीं, और ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। कि मैं सर को ले रही हूँ तो सर एक पैकेज, मैं ये नहीं बोल सकती कि सर का मुझे ये चीजें पसंद है, ये चीज नहीं पसंद, अनलेस वो कोई ऐसी बुरी चीज है, नैतिक तरह से मेरी कोई गलती है। ये नहीं सकता कि रश्मि ज्यादा बोलती है वो नहीं पसंद, पर स्टेज पर ज्यादा बोलती है वो पसंद है, तो दो बात नहीं हो सकती। वही चीज यहाँ पे है, क्या है? अगर कोई ऑर्गेनाइजर है तो उसका रोल क्या होगा? सेट्स डायरेक्शन एंड प्लान्स वर्क। जिसको भी आप ऑर्गेनाइजर का रोल देंगे उसका काम होगा जो भी चीज होने वाली है उसका वो डायरेक्शन निश्चित करेगा, मार्गदर्शन देगा और प्लानिंग करेगा। ऐसे आदमी के प्लस पॉइंट्स क्या होंगे? ब्रिंग्स स्ट्रक्चर एंड क्लैरिफाइज गोल। जैसे हम लोग रहने फंक्शन कर रहे हैं तो वो बहुत बात हो रही है, पर एक आदमी वहां शांत रहो शांत रहो शांत रहो, हाँ डेट पर छे आटला लोग आवाना छे तो हाँ ये आना है हमसे फॉलो करो। तो ही इज एन ऑर्गेनाइजर, एवरीथिंग आप एक बार रात में आके भी चेक कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो सारी चीजें वो सब क्वालिटीज है। लेकिन नॉट ऑलवेज, बट ऐसे लोगों में कई बार आपको क्या और देखना पड़ेगा? में ओवर कंट्रोल और माइक्रो मैनेज। जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे होते हैं, ये लीडर्स के लिए ज्यादा है, उनकी आदत होती है कि वो कंट्रोल ज्यादा करते हैं या माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। फिर वो छोटी से छोटी बात में खुद घुसने लगेंगे। जब हम कहते हैं इसने इतना प्लान किया करिए, लेकिन वो आपको एज ए लीडर मैनेज करना पड़ेगा। वो मेरा पैकेज है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूं तो मेरा प्लानिंग और मार्गदर्शन देने मेरा प्लस पॉइंट है, और ओवर कंट्रोल और माइक्रो मैनेज मेरे साथ में बोनस आएगा, एक के साथ एक। तो वो एज ए लीडर आपको समझना पड़ेगा, आपको आपके फ्रेंड के लिए समझना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनाइजर है, ये प्लानिंग कर रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है, इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करेगा, ये चेक करेगा, वो उसका पूरा पैकेज है। तो उसमें हमको गुस्सा नहीं होना है, उसमें हमको उस आदमी के लिए बड़बड़ नहीं करनी। 4 वक्त फोन करे कि थ्यू के नहीं थ्यू, हमने भी खबर पड़े छे, but that person is the organizer, it is his baby। हाँ, अगर ओवर हो रहा है तो गलत है, बट जो भी ऑर्गेनाइजर होगा वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करने वाला और माइक्रो मैनेज करने वाला होगा। मैं प्रिंसिपल थी तो मैं बाद में गमले भी देखने जाती थी कि कैसे रखते हैं, कि 2 पाम 2 प्रोटन 2 पाम 2 प्रोटन रखें या नहीं रखें, तो माइक्रो मैनेज करना। बट आई वॉज ए गुड ऑर्गेनाइजर। तो एक टीम में ऐसा बंदा होगा जो ऑर्गेनाइजर होगा, उसकी क्वालिटी होगी डायरेक्शन और प्लानिंग, लेकिन वो कंट्रोलिंग और माइक्रो मैनेज वाला भी होगा। आप उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, खाली मैनेज कर सकते। तो एक टीम में ये बंदा होगा। दूसरा बंदा कौन होगा? आइडियाज, जो आइडियाज लाएगा। अरे सर बाद में ना वो सबको एक ऐसा कार्ड दे सकते हैं जिसमें कुछ अच्छा सा सूत्र लिखा हो, हाँ ये कर सकते हैं सर, वो फूल ऐसा रखते हैं ये यहाँ से टांगेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो बहुत सारे क्रिएटिविटी के आइडियाज देता है, ऐसा बंदा होगा। उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? क्रिएटिव थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर।
हमेशा जो आइडिया, जिसके पास आइडिया होते हैं उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि भाई कल हमको एक्टिविटी के लिए अखबार चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी ऑफिस में पूछ लो किसके से अगर अखबार आते हैं आप लोग कल लेके आ जाए, या यहाँ पे जो सब आज सुबह से हो रहा था, ये हो रहा है उसका ये कर सकते हैं, ये हो रहा है उसका ये कर सकते हैं। सर ने बोला कि आप थोड़ा इधर खड़े होकर बोलेंगे तो ज्यादा सुनाई दे। ये सब जुगाड़ है, क्रिएटिव है, क्रिएटिव लोग। तो जो आदमी क्रिएटिव होगा वो आइडियाज देगा, क्रिएटिव होगा और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देगा। लेकिन उसके साथ बिजनेस में क्या मिलेगा? उसकी स्ट्रेंथ है जनरेट्स न्यू सॉल्यूशंस एंड इनोवेशन, उसकी स्ट्रेंथ में मिस प्रैक्टिकल डिटेल्स। खान सर ऑर्गेनाइजर, मैं क्रिएटिव हूँ, तो सर ने जितना सब स्पेसिफिकली सब किया वो एज ए क्रिएटिव मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो ऐसा चलो ऐसा ठीक। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर सकते, किसी माड़खे में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो क्रिएटिव है ना, क्योंकि मैं रूल्स तोड़ के काम करती हूँ। तो अगर कोई क्रिएटिव आदमी है तो आपको उसको क्या नहीं बनाना है? ऑर्गेनाइजर। क्रिएटिव बंदे को ऑर्गेनाइजर नहीं बनाना। मैं तो सारा दिमाग रंगोली में, इसमें उसमें सब लगा दूंगी। माइक है वो भी लाना था। वो हम लोग के साथ कैसा हो तो ये हो जाएगा, देखो क्या ही कर दिया, सारी चीजें एक लाइन से रखी थी, ये था वो था, लाल कुर्सी भी हमने नंबर से रखी थी, ऐसा सब कर रहे हैं। और जो पानी सोचा ही नहीं। सो जो क्रिएटिव आदमी है वो डिटेल में, स्ट्रक्चर में रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, बहुत ज्यादा तोड़ने नहीं देने, और आपको ध्यान रखना है कि ये आदमी ऐसा है तो इसके साथ हमको ऐसा करना है। यस। थर्ड इज डूअर हेड, जो आदमी कुछ करता है, करने वाले लोग हैं। एग्जीक्यूट टास्क क्विकली, जो ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड किया, क्रिएटिव आदमी ने बनाया, वो उसको जल्दी जल्दी सारा काम करके आपको दिखा देगा। तो उसका रोल होगा एक्सरसाइज एक्ट्स फास्ट एंड गैदर्स रिसोर्सेज। बहुत जल्दी जल्दी वो टास्क करता है, रिसोर्सेज लाना है वो कर देगा, पर उसके साथ क्या मिलेगा? मे रश विदाउट प्लानिंग। जो करने वाला होगा ना प्लान, आज समझाए कि बस मुको ना वो काम चालू करे दोस्तों, साइड मुको तो समझाएगी। वो डिटेल प्लानिंग में जाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको सब जगह भागना है। सो ही विल नॉट बी। तो जो डूअर है उसको क्रिएटिव और प्लानिंग में नहीं रखने का। वो तो रंगोली में लगाया और बधु और कुछ बनावी तो ना चलता, बताओ कचो काढવાનો। वो क्रिएटिव હવે બધા ફૂલ એક જેવા જ લાગે છે મેડમ, તો બહુ મજબૂત કરે, મૂકો કોઈ નહીં જોવાનું તમારું કોઈ, बिकॉज ही इज अ डूअर। उसको अगर कुर्सी लगानी है, ये करना है, वो करना है, और अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे तो भी वो ऐसे ही प्लान बनाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, चेकर, जो क्वालिटी कंट्रोलर होता है। इंश्योर्स रूल्स, सेफ्टी एंड क्वालिटी। वो आके बोलेगा ये टेप लगाओ, तार में कोई गिरेगा, ये ऐसा करा के नहीं, वहां वो वैसा हुआ कि नहीं, लाइट की स्विच ऐसा है, यहाँ वैसा है, आपको इतने 5 बजे का बोला था, अभी 4 बजे तक क्यों नहीं हुआ? तो क्वालिटी वाला वो सब ध्यान रखेगा। एंश्योर्स रूल्स बट कैन स्लो प्रोग्रेस विद ओवर चेकिंग। लेकिन जो चेकर होते हैं उनकी वजह से कई बार पूरे काम स्लो हो सकते हैं। चेकिंग ठीक है, पर अगर उन्होंने जरूरत से ज्यादा चेकिंग की तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमने सीखा, कौन से 4 रोल सीखे? ऑर्गेनाइजर, आइडिया, डूअर, चेकर। जो ऑर्गेनाइजर होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? 1 by 1 प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, 1 by 1 बोला। और उनका वीकनेस क्या होगा? ओवर कंट्रोल एंड माइक्रो मैनेज। क्रिएटिव
आइडियाज वालों का क्या स्ट्रेंथ होगी? इनोवेट। और प्रॉब्लम क्या होगा? इस प्रैक्टिकल। नो रूल्स ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एंड डूअर, very quickly they want to execute the plan and he completes the task. But what can be the drawback? Without planning और डिटेल तो कुछ भी नहीं है। नीचे सब एक लाइन में है कि नहीं आया बता बेसिक तक प्रोसीजर से भाई लेवा। He is not bothered about that. Then last one is the last man, the coordinator, vice principal. नाम है नाम तो मुझे इतना बोल दिया हम Safety and quality. So sometimes the leaders come और वो आके पूरा प्लान चेंज करवा देते हैं कि कुर्सी ऐसी तरह रखनी। तो कई बार जो चेकर्स होते हैं वो लास्ट में आके ऐसी कोई बात बोल देते हैं जिससे प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। तो ये भी होगा। इन 4 लोग हैं। अभी इसी से रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें ये चीजें कनेक्ट होंगी और फिर हम इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे कि ग्रुप में क्या क्या हुआ। टेबल में